Good morning, everyone. I'm Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. Today's this is the second lecture on Article 19 itself, and we have to start with Article 9, Clause 1, Subclause B. Right? We have done with first freedom of speech and expression, freedom of press, everything. Now we have to with first A. We are done with these two. We will start with B. To assemble peacefully, and without arms, right? So what happened is, let us start. Now Article 19, let me take a pen. Article 19 clause 1b says that every citizen have right to peacefully and without arms assemble. They can peacefully assemble बिना किसी आर्म्स के. हर सिटीजन असेंबल हो सकता है. अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1b रेगुलेट होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 से. अब 3 क्या कहता है हम आगे चल के देखते हैं. हमारा 3 कहता है, सो बेसिकली 19(1)(b, राइट. ये आप ब्रैकेट बना देख लीजिएगा, ब्रैकेट है. ये रेगुलेट होता है अंडर आर्टिकल 3, जो कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी अगर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है तो वो 19 क्लॉज 1b कर्टेल कर सकता है, राइट. वो इसको कर्टेल कर सकता है. लेट अस रीड 3 क्लॉज. नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेट बी क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ असेंबली of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of, ये बात समझनी है यहाँ पे, in the interest of sovereignty की बात करा, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और बात करी इसने, और पब्लिक ऑर्डर. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड क्लॉज. तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इस पे लगाए जा सकते हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे? सी, अगर इफ यू मेक असेंबली एंड आप कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, आप कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं किसी पब्लिक ऑफिसर पे, या आप कोई फोर्स यूज़ करते हैं किसी नॉर्मल पर्सन पे, या आप किसी की प्रॉपर्टी पोजेस कर लेते हैं, या आप प्रॉपर लीगल प्रोसेस से नहीं चलते हैं, तो आप अगर ऐसी कोई असेंबली बनाते हैं तो वो असेंबली ये चीज़ें करने में अनलॉफुल मानी जाएगी. इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल, राइट. तो ये 5 चीज़ें हैं: लीगल प्रोसेस, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल फोर्स, द यूजिंग ऑफ फोर्स. क्रिमिनल फोर्स किस पे? अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर पे यूज़ कर रहे हैं तो, या फोर्स यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन पे, या आप किसी की प्रॉपर्टी पोजेस कर ले रहे हैं, जब्त कर ले रहे हैं आप किसी की प्रॉपर्टी. ये 5 रीजंस पे अगर आप कोई असेंबली बनाते हैं और ऐसी ये 5 चीज़ें करते हैं तो वो असेंबली अनलॉफुल डिक्लेयर कर दी जाएगी. सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 19 क्लॉज 1b सेज. इट सेज दैट एवरी सिटीजन हैव द राइट टू पीसफुली एंड बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी हथियार के पीसफुली वो असेंबल हो सकते हैं. ऑलराइट. वो हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर वो डिस्टर्ब होती है तो फिर स्टेट के पास पावर है कि वो कर्टेल कर सकता है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1b में दिए हुए राइट सिटीजन को वो कर्टेल कर सकता है हमारा स्टेट. ये पावर दी हुई है स्टेट के पास 19(3) में, और ये बात करता है हमारा 19 क्लॉज 1b टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. अब सी पे आते हैं. सी बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. रिमेंबर व्हाट आई सेड, दीज राइट्स आर गिवन टू द सिटीजंस, राइट. अब the point here is about 19(1)(c, that is freedom of association. ये रेगुलेट होता है by 19 clause 4, regulated by 19 clause 4. अब 19 clause 4 देखते हैं क्या है. So this is 19 clause 4. Nothing in subclause C of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity and public order and morality. सेम बात कर रहा है, बस morality भी ऐड कर दी गई है. सो ये कहता है
पहले हम समझते हैं 19 क्लॉज 1C क्या कहता है. इट सेज अकॉर्डिंग टू दिस एवरीवन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. हर कोई भी एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकता है और उसमें पार्ट भी ले सकता है, राइट. किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, कोई यूनियन बनाना है तो वो बना जा सकता है. दे कैन फॉर्म अ एसोसिएशन, राइट. यही कहता है हमारा 9B C टू फॉर्म एसोसिएशन, या आप कोई यूनियन बना सकते हो. अब 9(4) कहता है कि इट सेज दैट सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी, इसके चलते स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन दीज ग्राउंड्स और कर्टेल कर सकता है 19(1)(C), राइट. सो केस है इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन केस, जिसमें कहा गया था कि राइट टू स्ट्राइक या राइट टू लॉकआउट ये 19(1)(C) में नहीं माना जाता. इट इज नॉट कवर्ड अंडर 19 क्लॉज 1C. कौन सा केस है? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन केस. ऑलराइट, देख लीजिएगा, आई नॉट राइट इट. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय, ओके, जस्ट सी इट, एम्प्लॉय एसोसिएशन केस, ये केस है. सो इसमें क्या कहा था कि राइट टू स्ट्राइक, आपका स्ट्राइक करने का राइट, या राइट टू लॉकआउट, ये कवर नहीं होता है 19 क्लॉज 1C के अंदर. 19 क्लॉज 1C सबको राइट देता है कि वो एसोसिएशन फॉर्म करें या यूनियन फॉर्म करें, राइट. अब 19 क्लॉज 1D देखते हैं क्या कहते हैं. D कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है. सो बेसिकली इसको लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों में नेशनैलिटी की एक फीलिंग आए, प्लस इसमें भी 2 रिस्ट्रिक्शन है हालांकि. अब ये इसके तहत कोई भी इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है. देयर इज दिस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सो दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. लेकिन अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, दैट इज अ पॉइंट. तो अब इसके 2 रिस्ट्रिक्शन 19 क्लॉज 5 में बताए हुए हैं. जैसे 4 तक तो C का बताया, अब D का 19 क्लॉज 5 में. अच्छा, D और E दोनों के 5 में हैं. 5 कहता है, अब रीड करते हैं, नथिंग इन सब क्लॉज D एंड E को हम बाद में देखेंगे, और द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी, सेम थिंग है. यहाँ पे आ जाओ डायरेक्टली. इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी ST, राइट. सो अगर इनका इंटरेस्ट कटेल नहीं हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, बस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगाए जा सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट पे, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे हो, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी ST. ये 2 इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. देन आते हैं हमारे E पे, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी. दोनों सेम है, दोनों को साथ इसलिए 19 क्लॉज 5 से ही पढ़ा जाता है, राइट. और हमारा लास्ट आता है G, दैट इज टू प्रैक्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. नाउ व्हाट इज दिस? ये बात करता है 6 से, सॉरी, आर्टिकल 19 क्लॉज 6. सो बेसिकली इसके तहत कोई भी इंसान, वन कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, या वो कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकता है, कोई भी बिजनेस, ट्रेड या बिजनेस कर सकता है. उसके लिए उसके क्लास, कास्ट, ये सब चीज़ें कुछ नहीं मतलब रखा जाएगा. एंड एवरीवन हैव अ राइट टू प्रैक्टिस एनी ऑफ दीज प्रोफेशन. वो कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. वो 2 रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. उसके लिए हम ये क्लॉज देख लेते हैं. अगर जैसे कि इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट.
यहाँ पे लिखा होगा, आप देखिए। सी द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है हद से हद टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। या फिर स्टेट का, द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन। स्टेट मोनोपोली, स्टेट पूरी तरीके से उस बिजनेस को कैरी कर सकता है। सो ये स्टेट मोनोपोली की बात है। ये दो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लग सकते हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(g। एक बार हम 6 को प्रॉपरली रीड करते हैं। सो नथिंग इन सब क्लॉज G of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing, in the interest of general public, reasonable restriction on the exercise of right conferred by the said subclause, and in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to, so the state can make law relating to the professional or technical qualification जो कि ज़रूरत होंगी, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग, जो कि ज़रूरी है प्रैक्टिस करने के लिए, ये प्रोफेशन या बिजनेस कैरी करने के लिए। सेकेंड, कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस। तो ये करके दो रिस्ट्रिक्शंस थी आर्टिकल 19(1)(g में, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे और स्टेट मोनोपोली पे। उसके बाद 5th में जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दो रिस्ट्रिक्शंस थी। सो रिमेंबर दिस, इनके तहत स्टेट कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का केस देख लीजिएगा। सी राइट, जो एसोसिएशन की बात करता है कि कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, दे हैव अ फ्रीडम ऑफ मेकिंग एन एसोसिएशन, कोई यूनियन बना सकता है या फिर and can also take part in it। 3 जो कि बात करता है हमारे फ्रीडम ऑफ किसकी, बी, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली की, कोई भी पीसफुली असेंबल हो सकता है बिना किसी आर्म्स के, और उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। सो थैंक यू, दैट्स इट। इन द नेक्स्ट वन विल बी डूइंग अबाउट आर्टिकल 20। Thank you.